Hello students, welcome to the chapter organizing. So what do you mean by the concept of organizing? So students, once the plan has been laid down and objectives specified therein, the next step is to organize resources in a manner which leads to the accomplishment of objective. That means कि हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग, जैसे कि हम पहले एक प्लान कर लेते हैं, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसे ऑर्गेनाइज करना. सो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन, कि प्लान को हम अब एक्शन में लाएंगे. इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन. ये डिसाइड करता है कि कौन ये टास्क करेगा, कहाँ पे होगा और कब होगा. Organization essentially implies a process which coordinates human effort, assembles resource, and integrate both into unified whole to be utilized for achieving organization goals. ये एक प्रोसेस है कि जो ह्यूमन एफर्ट्स को सारे कोऑर्डिनेट करता है और अच्छे से रिसोर्सेज को असेंबल करके फिर उसे ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. Next is organizing process. First is identification and division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the total work to be done in managerial jobs. इसका मतलब क्या है कि हम पहले वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे, सो दैट कि डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़. तो हमारा जो भी वो बर्डन है वर्क का, वो सारा डिवाइड हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के अंदर. नेक्स्ट, डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन. द सेकेंड स्टेप इज़ ग्रुपिंग द सिमिलर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स. अगर हम किसी सिमिलर जॉब्स को एक लार्जर यूनिट में हम ग्रुप कर देंगे तो उसे हम डिपार्टमेंट कहते हैं. तो हम उसी के अगर ग्रुपिंग करेंगे उस प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं. Next, assignment of duties to job position. It is necessary to define the work of different job position and accordingly allocate work to various employees. Once department have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Jobs are then allocated to the member of each department according to their skills. तो जिसके जो भी एम्प्लॉयज़ के जो जो स्किल्स हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क अलोकेट करेंगे. Next, establishing reporting relationship. Merely allocating work is not enough. Each individual should also know where whom he or she has to be take order and whom he or she is accountable. कि किसको कहाँ से ऑर्डर लेना है और किसको कहाँ पे रिपोर्ट करनी है जाके. तो ये सारे रिलेशनशिप क्लियर होने चाहिए. तो इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट. अगर ये सब क्लियर है तो हमारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत सही रहेगी. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन करना हमें क्यों नीड है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट इज़ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. Organizing leads to a systematic allocation of jobs among the workforce. This reduces the workload as well as increasing the productivity. अगर हम सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, हर जॉब को, हर एम्प्लॉयज़ को जो उसके स्किल के अकॉर्डिंग देंगे, तो ये हमारा वर्क बहुत स्पेशलाइज तरीके से होगा. तो ये हमारे ना रिड्यूस करेगा वर्कलोड को और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट होगा हमें. बिकॉज द स्पेसिफिक वर्कर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर वर्कर है वो अपना पर्टिकुलर जॉब कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस. दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लेरिफाइज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम. सबको अपना रिलेशनशिप क्लियर है कि किसको कहाँ पे ऑर्डर लेना है और किसको कहाँ पे जाके रिपोर्ट करनी है. तो इट इज़ क्लियरिफाई. तो उनको अपनी जो जॉब की क्लियरिटी भी होगी और जिसकी वजह से उनको कोई कोऑर्डिनेशन में कभी भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, उनको हमेशा कोऑर्डिनेशन का एडवांटेज ही मिलेगा. Effective administration. Organizing provide a clear description of jobs and related duties.
अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ को, काम को, तो हमारी जो जॉब्स और ड्यूटीज़ हैं उसमें क्लियरिटी रहती है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इससे हमारा कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का। क्लियरिटी वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगर हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट में क्लियरिटी है तो हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके में होता है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयर बाय बिकम्स ईजी एंड इट ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम अच्छे से काम को कर रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव वे में प्रोडक्टिविटी शो करता है अपना। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल। अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रखे हैं, लाइक फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, तो सारे को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूजन एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। इससे हमारा जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो अवॉइड हो पाता है और कन्फ्यूजन भी दूर होती है। और जो वेस्टेज हम करते हैं रिसोर्सेज की, लाइक ह्यूमन रिसोर्स को अगर कन्फ्यूजन हो जाती है तो इट इज़ वेरी डिसएडवांटेज। तो इन सब का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बाय एलोकेटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब्स पोजीशन। अगर हमारा जो ऑर्गेनाइज अच्छे से हो रहा है तो हम अपनी जॉब को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं उसका, तो हमारे इसमें और भी जॉब पोजीशंस आएंगी, डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज़ होंगे। अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन अडेप्टेशन टू चेंज बाय अलोइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitable modified according to the changes in business environment। ऑर्गेनाइजेशन हमारे चेंजेस को भी अडेप्ट करता है। अगर हम अच्छे से क्लियरिटी से काम कर रहे हैं तो आने वाले जो भी चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में तो हम उसे भी अडेप्ट कर पाते हैं इजीली। और नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अगर हम अच्छे से सबको क्लियरिफाई दे के अपना काम करवा रहे हैं तो उनके जो पर्टिकुलर पर्सोनल होते हैं वो भी डेवलप कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। Organizing helps them to development of personnel by delegation of work to subordinate। और उनका जो भी वर्क है उस काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सो देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। Functional structure is an organization formed by grouping of jobs of similar nature under various functional departments। हम जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं उनको ग्रुप कर देना, जैसे कि मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट बना देना और फाइनेंशियल का अलग डिपार्टमेंट बना देना, क्योंकि अगर कोई भी जो काम है मनी से रिलेटेड है तो उन सबको ग्रुप करके उसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का नाम दे देना और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इट इज़ सूटेबल इन मीडियम साइज़ फर्म। तो ये ज़्यादातर मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, जिसके पास जो सिंगल प्रोडक्ट में या छोटे मोटे काम में जो डील कर रहा है। सो व्हाट आर द फंक्शनल स्ट्रक्चर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फंक्शनल स्ट्रक्चर एडवांटेज इज़ इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। This promotes efficiency and utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance। इसमें डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाते हैं तो जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए वो उसकी स्किल्स हैं तो वो उसी डिपार्टमेंट में जाके काम करता है, तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इट इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। और जैसे कि अगर ये अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो इट विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। It leads to minimum duplication of effort which results in economic scale and lower cost। अगर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो इट विल मिनिमाइज आवर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कॉस्ट भी जो हमारा कम लगेगा और हमारी जो इकोनॉमिक स्केल है वो हमारा अच्छा आएगा। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा अच्छे वे में because of similarity in the task being performed। It ensures the different function like production, marketing, finance get due attention। और हर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर अटेंशन मिलेगा।
जिससे हर डिपार्टमेंट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से गोल अचीव कर पाएंगे. इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर एज द फोकस इज़ ओनली ऑन द लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल. तो हर एक डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर एम्प्लॉय होंगे और उसके मैनेजर्स भी होंगे, तो हर एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर अटेंशन मिल पाएंगे और जिसकी वजह से उनके स्किल्स डेवलप हो पाएंगे. So these are the advantages of functional structure. There are some disadvantages also. It places more emphasis on departmental objective and than the overall organization goals. तो इसमें ज़्यादातर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर फोकस किया जाता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स. तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है इसमें ज़्यादातर. It may lead to inflexibility as people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and may not appreciate others' point of view. तो हर पर्टिकुलर स्किल का जो एम्प्लॉय है वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, तो दूसरे के स्किल्स मतलब उसमें शो नहीं हो पाते ज़्यादातर. तो इट लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. कोई शो कर पाता है अपने स्किल्स तो कोई शो नहीं कर पाता दूसरे के सामने. इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, और कभी कभार इधर डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आ जाती है. मैनेजरल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट. और हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होंगे उसको टॉप मैनेजमेंट के पास जाके उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपना जो भी वर्क हुआ है उनका. दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज़. So next is divisional structure. It is an organizational structure comprising of separate business unit or division created on certain basis. तो इसमें जो particular units हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग, गारमेंट डिपार्टमेंट अलग, फुटवेयर अलग, स्किन केयर अलग, और इन सब के भी फिर अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे. कॉस्मेटिक का अलग प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस, गारमेंट्स का अलग मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो इसी वे में ये सब डिवाइड होते हैं. तो इट इज़ पर्टिकुलरली डन इन लार्ज फर्म ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये ज़्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. When an organization grows and needs to add more employees, create more departments and introduce new level of management, it will decide to adopt a divisional structure. अब जब कोई स्ट्रक्चर अगर ग्रोथ कर रहा है उसको फिर न्यू डिपार्टमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं, न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवानी है, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. एडवांटेजेस आर product specialization helps in development of various skills in the divisional head and it prepares him or her for higher position. तो इसमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई अगर स्पेशलाइज्ड होगा तो उसको उसी में काम करने का मौका मिलता है, तो उस वे में वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो गेन कर सकता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लाइन में वो अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है. Next is it helps in fixation of responsibility for performance since divisional heads are accountable for profit as revenues cost related to different departments can be easily identified and assigned to them. तो इसमें जो responsibility है वो सबकी होती है कि सबको अपना अपना काम करना है, हर डिपार्टमेंट्स के में फिर उसको अकाउंटेबल होंगे वो. तो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन कि हर के सबके परफॉर्मेंस इधर ठीक हो जाते हैं. Next is disadvantages of divisional structure. Disadvantages is conflict may arise among different division. तो हर डिपार्टमेंट हर डिविजन्स के यूनिट्स में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. लाइक कॉस्मेटिक के यूनिट में गारमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इधर मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. इट मे लीड टू इंक्रीज कॉस्ट. और अगर हम कॉस्मेटिक गारमेंट ये सब यूनिट्स खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे कॉस्ट में जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा. तो इट विल डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस प्रोडक्ट्स. तो इधर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अराइज हो जाता है ज़्यादातर. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा है और डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन. जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं अलग अलग,
और इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है और इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड एंड हैंस इकोनॉमिकल। इसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं तो ज़्यादातर कॉस्ट नहीं लगती। और इसमें प्रोडक्ट लाइंस अलग अलग होती हैं, तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और इसमें डिपार्टमेंट्स में डिफ़िकल्टी होती है कोऑर्डिनेशन बनाने में। और इसमें इजी है क्योंकि इनका प्रोडक्ट लाइन अलग है और हर प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज़ मच ईजियर दैन फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें डिपार्टमेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। और इसमें थोड़ी इजी होती है क्योंकि हर प्रोडक्ट लाइन का डिवाइड कर दिया, फिर देन उसको उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना इजी है। मैनेजरल डेवलपमेंट, तो इसमें ज़्यादातर फंक्शन जो मैनेजर हैं वो डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उनको बाद में जाके टॉप मैनेजमेंट को ही जाके रिपोर्ट करनी है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप इन मैनेजरल पोजीशन। नेक्स्ट इज़ इट इज़ ईजियर इन डिविजनल स्ट्रक्चर, इट इज़ ईजियर टू develop themselves. Autonomy as the chance to perform multiple functions helps in managerial development.